चलिए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक दैट इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हम क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम एजुकेशन की हिस्ट्री की स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, दुनिया के अंदर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है दैट मस्ट बी सोशली कंस्ट्रक्टेड। दैट मस्ट बी सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, बताओगे? बाउंसर मार दी मैंने थोड़ी सी, सही है। सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब सर जी, social norms and values की basis पे develop। दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। दैट इज कंटिन्यूसली ऐसी चीज जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, ठीक है, अनचेंजिंग बिल्कुल भी ना हो, कांस्टेंट बिल्कुल भी ना हो, उसको हम सोशली कंस्ट्रक्टेड कहते हैं। ठीक है, समथिंग विच इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, इट मींस दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑन हिस्टोरिकल एंड क्रॉस कल्चरल बेसिस। ऑन हिस्टोरिकल एंड, बहुत बेसिक से आ रहा हूं, एएस से स्टार्ट कर रहा हूं। ऑन हिस्टोरिकल एंड क्रॉस कल्चरल बेसिस का मतलब क्या है कि अब बेटा मेरी बात समझना, हिस्टोरिकल स्टैंड्स फॉर टाइम टू टाइम चेंजेस, एम आई राइट? टाइम टू टाइम चेंजेस, एम आई राइट? यानी कि एक ऐसी चीज जो कॉन्स्टेंटली टाइम टू टाइम चेंज हो रही हो, एम आई राइट? ठीक है। दूसरा चेंज कौन सा आता है? सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज। क्या आता है बेटा? सोसाइटी टू, यानी कि सोसाइटी टू सोसाइटी चेंजेस भी उसके अंदर आ रही हूं, एम आई राइट? क्या एजुकेशन सिस्टम कांस्टेंट होता है? हाँ बेटा। ईजान क्या हुआ मेरा बेटा? हुआ हमजा, क्या हुआ? इज एवरीथिंग फाइन? अमन है जिंदगी के अंदर? थैंक यू सो मच। ओके, पहली क्लास है ना, तो अभी 15 अगस्त आई भी नहीं है, अभी टाइम है 15 अगस्त में, सही है। ओके, 15 अगस्त को बेटा रिजल्ट आता था, इस दफा तो थोड़ा आगे आएगा, तो थोड़ा सीरियस है, थोड़ी आगे जाके हो, ठीक है। बहुत सिंपल सी स्टोरी है। क्या एजुकेशन सिस्टम दुनिया में कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट नहीं होता। अगर वो कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब मसाइल लेकर आएगा वो, लाजमी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उसके साथ होंगी दुनिया के अंदर। समझ आई बात? एजुकेशन सिस्टम को कांस्टेंट रिवाइवल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बेटा? कांस्टेंट रिवाइवल। इंशाल्लाह तुम लोग सीएसएस कर लोगे। सीएसएस, हंसी आ रही है, यकीन नहीं आ रहा। मैं एक्सपेक्ट तो हाई करना चाहिए ना मुझे। सीएसएस कर लिया आपने, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाएंगे, सही। जब आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाएंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि करिकुलम चेंजेस को लेकर आना दुनिया के अंदर। अगर वो नहीं काम करोगे, 10 साल के बाद आप देखोगे कोई चीज तब्दील करना नामुमकिन हो जाएगा। समझ आई बात? इसी वजह से ब्रिटेन भी कॉन्स्टेंटली चीजों को चेंज करता रहा है, सही है। अब एजुकेशन में जो चेंजेस आएंगी किस बेसिस पर आएंगी, कोई मुझे बता सकता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। एनीथिंग एल्स? जी सर। सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जी सर। डिस्कवरी की बेसिस पे, ठीक हो गया। और इकोनॉमिक सिस्टम, बिल्कुल बेहतरीन आंसर, ठीक है। यानी कि दुनिया में जैसे जैसे चीजें चेंज होती रहेंगी वैसे वैसे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, एम आई राइट? अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम आउटडेटेड डिक्लेयर हो जाएगा, एम आई राइट रॉन्ग? सही है। अब लेट्स सपोज एक सिस्टम आपने बनाया जो आपके एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए बनाया गया। क्या बनाया गया? एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए बनाया गया, ठीक है। आप वही सिस्टम सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर के लिए इंप्लीमेंट करेंगे तो फायदा होगा? नहीं होगा, एम आई राइट? तो जो आपके एजुकेशन बोर्ड्स और करिकुलम कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, जो नहीं करते वो ऑटोमेटिकली आउटडेटेड हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंट एक केस आया था कि पाकिस्तान में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है। अभी हम पेन ड्राइव से लेके चिप तक आ गए और हमें फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है बच्चों को। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए सही है, लेकिन उनके अंदर सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जा रही है और रीसेंट चेंजेस को एड्रेस नहीं किया जा रहा पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर। क्या चीज हो गई? आउटडेटेड हो गए, एम आई राइट? आपके पास जो वर्क फोर्स आएगी वो किसी काम की नहीं होगी। देखो, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सोशल इंस्टीट्यूशन। देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कहानी को, इस बात को समझिएगा। हमने एक चीज डिस्कस की थी बचपन के अंदर, दैट इज ऑल अबाउट फंक्शनल फिट। फंक्शनल फिट का मतलब है देयर आर 3 सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, एजुकेशन। वाह, जबरदस्त, दिल खुश कर दिया आपने मेरा।
वर्क प्लेस। ठीक है, ये मीडिया वाला जो भी था वो बहुत अजीम शख्सियत थी। ठीक है, अच्छा बेटा आपका नाम क्या है? नवाज। आप नए न्यू स्टूडेंट बता दो मुझे। सही है, मैं कहा 3 नए स्टूडेंट थे, मैं 2 आइडेंटिफाई कर लिया, तीसरा आमना इमरान, और मैं आपको आमना इमरान समझ रहा हूँ काफ़ी देर से। अच्छा, फैमिली, एजुकेशन एंड वर्क प्लेस, एम आई राइट? सही है। आपके वर्क प्लेस में चेंज आएगी, एजुकेशन में भी चेंज आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज जरूरी है आपके लिए कि आप एक ऐसा सिस्टम लेकर आए जो डेफिनेट सी बात है इन दोनों की रिलेशनशिप को मेक श्योर कर रहा हो सोसाइटी के अंदर। एम आई राइट? एनी कंफ्यूजन टेल हियर? यस बॉस। सर कहना है अगर कोई ऐसी कुछ लोगों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो कि लोगों को जो कि तब्दीली रोकने के लिए कह रहे हैं, अगर आईएसएस एक ट्रेनिंग सेंटर जो जैसे वो लोग खोलते हैं तो वो लोग तो उसके साथ कह रहे हैं एक्सट्रीमिज्म पढ़ा रहे हैं, वो इवॉल्व नहीं करते रहेंगे, तो इसी तरह हम लोग यूज नहीं कर सकते उसको। इसी तरह कुछ लोग यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज करते हैं। जर्मन्स ने इवॉल्व ना बिल्कुल जर्मन्स ने यूज किया इस चीज को। ठीक है, चाइना ने इस चीज को यूज कर रहा है इनफैक्ट। ठीक है, एक्चुअली वही वाली बात, दे आर नॉट यूजिंग education system as a means to reproduce workforce. सही है, they are using education as a source for social stability. They just want to use education as a political institution to stabilize any social changes in the society. समझ आई बात? एजुकेशन की बहुत सारी डायमेंशंस है। ठीक है, जब हम चेंज की बात करते हैं एजुकेशन की तो हम एड्रेस करते हैं इकोनॉमिक एलिमेंट को, एस्पेक्ट। समझ आई बात? लेकिन जब हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम एजुकेशन को एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करते हैं, जस्ट लाइक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, आईएसए के तौर पे। समझ लो, जो चाइना, अभी मैं आऊंगा उस पॉइंट के बाद, जब हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको कहते हैं एजुकेशन एज अ टूल फॉर कल्चरल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो आएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए मेरी बात समझिएगा, हमारे एजुकेशन का बड़ा वाइटल रोल है कि वो इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करें। एम आई राइट? अगर एजुकेशन इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, ऐसी बात है। क्योंकि एक्चुअल के अंदर आज की दुनिया के अंदर, और आज से पहले भी अगर मैं 1940s के बाद की बात करूं, तो एजुकेशन की एक इकोनॉमिक वैल्यू है। क्या है बेटा? इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि हम जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, क्या वो एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक वैल्यू को गेन करने के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक वैल्यू, क्या हमें पैसा रिटर्न होगा उससे या पैसा रिटर्न नहीं होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यहां तक समझ में आ रहा है? कोई सवाल किसी का? ठीक है, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे की चीज को डिस्कस करूंगा। दैट इज ऑल अबाउट अवर मेन टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन यूके, और यू कैन से ब्रिटेन के अंदर भी। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेरी बात सुने। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1944 एजुकेशन एक्ट, जिसको हम कहते हैं ट्राइपेटाइट सिस्टम। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, एवरीवन हियर लिसन। बेसिक सा आइडिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ब्रिटेन में 1944 के वक्त किस तरह की सोसाइटी थी? इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, सर्विस बेस्ड सोसाइटी थी? आप लोगों को क्या लगता है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई थी, इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो चुकी थी। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी, लेट्स सपोज तुम दुनिया की किसी एक ऐसी कंट्री में चले जाते हो, नवाज लेट्स सपोज आप जो हैं दुनिया की किसी ऐसे कंट्री में चले जाती हैं जो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है। ठीक है, तो वहां का एजुकेशन सिस्टम आप कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, और कुछ? वोकेशनल इंस्टीट्यूट रखोगे। वेरी गुड आंसर। वोकेशनल, चलें अब मैं इस चीज को भी समझाता हूँ साथ साथ। और कोई एनी अदर रिस्पॉन्स? क्या कोई जवाब नहीं? ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। अच्छा चलें आ जाए, एक छोटी सी चीज को समझ लेते हैं इसके साथ साथ ही। ठीक है, हमारी एजुकेशन में कुछ स्ट्रीम्स होती हैं। क्या होती है बेटा? एजुकेशनल स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, यानी कि आसान अल्फाज में बोलूंगा डिवीजन होती है। क्या होती है बेटा?
डिवीजन होती है, ठीक है। पहला डिवीजन जो होता है इसको कहते हैं हम एकेडमिक स्ट्रीम। क्या कहते हैं बेटा? एकेडमिक स्ट्रीम, ठीक है, जिसके अंदर हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं। आप लोग एकेडमिक स्ट्रीम के लोग हो, क्या हो? एकेडमिक। आप लोग थ्योरेटिकल एजुकेशन ले रहे हो ना हर चीज की, आप लोग एकेडमिक स्ट्रीम के लोग हो, ठीक है। दूसरी स्ट्रीम जो डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं वोकेशनल स्ट्रीम। क्या कहते हैं बेटा? वोकेशनल स्ट्रीम। वोकेशनल स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? ये लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं। क्या लेते हैं बेटा? प्रैक्टिकल एजुकेशन। बहुत सिंपल सी बात है। अब मेरी एक बात सुनिएगा, प्रैक्टिकल एजुकेशन क्या चीज होती है? लेट्स सपोज आप कोई टेक्निकल कोर्स कर लिया आपने, समझ रहे हैं आप मेरी बात? टेक्निकल कोर्स का मतलब क्या है? यू आर गोइंग फॉर एनी मैकेनिक कोर्स, यू आर गोइंग फॉर एनी इलेक्ट्रिशियन कोर्स, इट मींस आफ्टर द वोकेशनल एजुकेशन यू विल बी बिकम अ टेक्नीशियन। आप एक टेक्नीशियन बन जाते हो, ठीक है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। स्टीरियोटिपिकली, मैं 1944 की बात कर रहा हूं इस वक्त, मैं स्टीरियोटाइप के बारे बात कर सकता हूं इस टाइम पे, ठीक है। स्टीरियोटिपिकली कौन सी स्ट्रीम हाई कंसिडर की जाएगी और कौन सी स्ट्रीम लो कंसिडर की जाएगी? वोकेशनल हाई होगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द फेवर कि भाई एकेडमिक हाई है वोकेशनल लो है, एकेडमिक हाई है और वोकेशनल लो है? किस किस को लगता है? अच्छा जी, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि वोकेशनल हाई है और एकेडमिक? क्यों? सर प्रैक्टिकल है ना, अच्छा, तो काम डिमांड ज्यादा होगी। अच्छा, अब मुझे तो वर्क फोर्स ना उसको कंट्रोल तो ऊपर कैपिटलिज्म कर रहा है जो कैपिटल। अच्छा सही। अब देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, सही देखो, अगर तुम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से बोलो, किसके बाद कॉन्सेप्ट से बोलो? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अगर आपको ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे तो आप सोसाइटी की हायर स्ट्रीम में होंगे, जल्दी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, जल्दी पैसे मिलना शुरू हो गए, ठीक है। एक बंदा है, एक होती है डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन और एक होती है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। समझना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि मैंने पढ़ाई छोड़ी, काम करना शुरू किया, पैसे मिलना शुरू हो गए। डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन क्या है कि मैं पढ़ता रहा और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद मुझे पैसे मिलना शुरू हो गए। तो डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन वाला बंदा ज्यादा पैसे कमाएगा या इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाला ज्यादा पैसे कमाएगा? डेफर्ड, इमीडिएट वाला। एक स्टीरियोटाइप की बात करो। अच्छा, अब देखो डेफर्ड वाला ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं विदाउट अर्निंग एनीथिंग। एग्जैक्ट। देखो अब मैं आता हूं। एक बंदा है, चलो मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक्स एग्जांपल देता हूं, बुक में भी एग्जांपल मेंशन की है। आपके मेट्रिकुलेशन के पास यू हैव 2 स्ट्रीम्स, ठीक है। अब मैं उसको रेलेवेंट एग्जांपल के साथ देता हूं। नंबर 1 इज इंटरमीडिएट, ठीक है, और ए लेवल्स, एम आई राइट? इंटरमीडिएट और ए लेवल्स, जिसमें आप थ्योरी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो बेटा? थ्योरी। आइदर प्री इंजीनियरिंग भी कर रहे हो इंटरमीडिएट से, या फिर आप ए लेवल में सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। दूसरी स्ट्रीम होती है दैट इज कॉल्ड डीएई। डीएई का मतलब होता है डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप मैकेनिकल के अंदर, केमिकल के अंदर, आप टेक्नीशियन के, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो 3 साल का एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करो और फिर किसी भी कंपनी के अंदर एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन कर लो, एम आई राइट? वो एक वोकेशनल स्ट्रीम है। क्या है बेटा? वोकेशनल स्ट्रीम। अब जरा मुझे बताओ, इंजीनियरिंग करने वाला, अब तुम लोग कंपनी में कब जाओगे? लेट्स सपोज एक बंदा प्री इंजीनियरिंग में इंटर करता है या ए लेवल्स करता है 2 साल का, और फिर 4 साल का बैचलर्स करता है इंजीनियरिंग के अंदर, एंड देन वो एजुकेशन का पार्ट बनता है। एम आई राइट रॉन्ग? उसको कितने साल लगे? 6 साल लग गए। कितने साल लग गए? 6 साल। तो मुझे सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब दो कि 6 साल वाला बड़ी पोजीशन पर होगा या 3 साल वाला बड़ी पोजीशन पर? 6 साल वाला बड़ी पोजीशन पे होगा, लेकिन जल्दी अर्निंग कौन शुरू कर देगा? 3 साल। लोग समझ आई? जी सर, लेकिन कोई दूसरी अगर जॉब होगी तो उसके अंदर ये डिफर भी तो करेगा। कह रहे अगर एक मीडिया वाला कोई बंदा है, वो लाइटिंग, अभी हम मीडिया की बात नहीं कर रहे, कोई सी मतलब दूसरी मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री है, उसने सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई करता है ये वाला। सर बिल्कुल टेक्निकल एरा की बात कर रहा हूँ मैं अभी उस एरा की बात नहीं कर, अभी मैं आऊंगा उस एरा के ऊपर, ठीक है। जब हम 1988 के बाद आएंगे ना, जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ आएंगे, तो फिर हम एक मिनट, वो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ?
1944। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की इतनी कोई वैल्यू क्यों नहीं, मैं बताता हूँ क्या। अब एक 2 मिनट देता हूँ, सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। मैं भी सिस्टम समझाऊंगा तो मैं खुद को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यानी कि स्टीरियोटाइपिकली एकेडमिक एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है रादर देन वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि इसमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो जाती है, इसमें डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन होती है। एम आई राइट? ठीक है। अब आते हैं ट्राइपार्टाइट सिस्टम को समझने के लिए। इस बात की एक हमें बिल्कुल एग्जांपल समझ में आ जाएगी। इस सिस्टम में क्या होता था, जब आप 11 साल के होते थे तो आपका एक 11+ एग्जाम होता था। क्या होता बेटा? 11+, जो कि दरअसल एक IQ टेस्ट था। क्या था? एक IQ टेस्ट। क्या होता है? IQ। इस IQ टेस्ट के अंदर या तो आप पास होते थे या तो आप फेल होते थे, या तो आप पास होते थे या आप फेल होते थे। एम आई राइट? या तो आप पास होते थे या आप फेल होते थे। अब यानी कि बच्चे की 11 साल की उम्र के अंदर आप उसके मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हो। एम आई राइट? ठीक है। जो बच्चा पास होता था उसको एडमिशन मिलता था ग्रामर स्कूल के अंदर। किसमें मिलता था? जहां पर उसको मिलती थी हाई एंड एकेडमिक एजुकेशन। हाई एंड एकेडमिक एजुकेशन। जो बच्चा फेल होता था उसके पास होते हैं 2 ऑप्शंस। आइदर ही कैन गो टू सेकेंडरी स्कूल, जहां पर उसको मिलती थी लो एंड एकेडमिक एजुकेशन, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन होता था टेक्निकल स्कूल का, जहां पर उसको मिलती थी वोकेशनल एजुकेशन। ठीक हो गया? अब सीन क्या होता था? अब ये जो ग्रामर स्कूल से बच्चे पढ़ के निकलते थे, ये लोग कंपनीज की स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर बैठते थे। स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर बैठते थे या फिर ये कैपिटलिस्ट बन जाते थे, क्योंकि इन ज्यादातर क्योंकि IQ का ताल्लुक बहुत सारे थ्योरिस्ट ये कहते हैं जेनेटिकली होता है, जो स्टीरियोटाइपिकल थ्योरीज रखते हैं पुराने जमाने के। वो कहते हैं कि IQ का ताल्लुक जेनेटिक्स से होता है। जो कैपिटलिस्ट का बच्चा होता है, वो जो ग्रामेरियन का बच्चा होता है, वो ग्रामर स्कूल में एडमिशन ले लेता है। और आज भी अगर आप देखें कि बहुत सारे ग्रामर स्कूल्स के अंदर 2 दिन एडमिशंस खुलते हैं। पहले दिन एडमिशन खुलता है जिसके अंदर सिर्फ ग्रामेरियंस को एडमिशन दिया जाता है, ग्रामेरियंस के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, और दूसरे दिन आम लोगों को एडमिशन दिया जाता है, जिसका क्राइटेरिया बहुत सख्त होता है। तो एक्चुअली दे जस्ट वांट वन थिंग। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, हम आगे भी पढ़ेंगे। बहुत सारे कल्चरल कैपिटल के रीजन है, बहुत सारे रीजनिंग आ जाती है इसके अंदर। और ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक रियल टाइम एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर कॉलेज स्कूल का नाम पूछोगे तो क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है? अच्छा जी, तो यही होता है, ठीक है? बिकॉज उनका एक मानना है इस हवाले से। तो अब क्या है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो होती थी वो आपको किनको दी जाती थी? ग्रामेरियंस को दी जाती थी। ये लोगों को क्लरिकल जॉब्स कराई जाती थी इनसे, क्योंकि उस जमाने में क्लर्क्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था। क्लर्क्स, ठीक है, अकाउंटेंट्स वगैरह क्लर्क्स होते थे, ठीक है? और ये लोग कौन होते थे? ये लोग टेक्निकल जॉब्स करते थे। यानी कि आपका जो 11+ एग्जाम फेल कर रहा है बच्चा, वो आपकी वर्किंग क्लास का पार्ट बन रहा है, और जो बंदा पास कर रहा है वो आपके जो आपकी टॉप मैनेजमेंट रूलिंग एलीट का पार्ट बन रहा है, ठीक है? आज की आप बहुत बेसिक सी एग्जांपल दे देता हूं आपको। आपके जो ग्रामेरियंस थे, दे यूज्ड टू वेयर द ब्लेजर्स, ठीक है, एज अ यूनिफॉर्म। दे यूज्ड टू सिंपली वेयर द पैंट शर्ट्स, ठीक है? एंड द टेक्निकल स्कूल के जो बच्चे थे वो डांगरी पहना करते। डांगरी ओवरऑल नहीं होता? हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा ओपन ग्राउंड की तरफ लेके चला जाऊं, अगर हम स्टीरियोटाइप को हटा दें तो हम ये बोलते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेक्निकल स्कूल में हो। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, मीडिया की एग्जांपल ले लेते हैं, सही है? अब मीडिया के अंदर जब आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं तो आपके पास 2 एरियाज हैं, ठीक है? एक है आप टेक्निकल डायरेक्टर DP साइड पे चले जाएं। DP साइड डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है, जिसका काम होता है लाइटिंग एंड एवरीथिंग। वो कोर टेक्निकल जिंदगी होती है, सही है? जिसके अंदर आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो बड़े बड़े ग्लव्स पहनते हो, फिर काम स्टार्ट करते हो।
वो आपका पढ़ने का स्टार्टिंग होता है। दूसरा जर्नलिज्म है, या फिर आप कह रहे हैं स्क्रिप्ट राइटिंग है, जहाँ मोर थ्योरी है। अब ऐसा नहीं है कि एक कम इंपॉर्टेंस है दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम आई राइट? दोनों एक साथ काम करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी, एम आई राइट? लेकिन वो आज की दुनिया में है, लेकिन वो आज की दुनिया में है। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं 1944 की बात कर रहे हैं, जो एक स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी थी उस जमाने का। अगर आप उस जमाने को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उस जमाने का लिटरेचर पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि वो कितने ज्यादा स्टीरियोटाइप्स के ऊपर अपनी सोसाइटी को बेस रखते थे, एम आई राइट? एक्चुअल के अंदर उस दौर में लोगों की ख्वाहिश ये थी कि उनके बच्चे ग्रामर स्कूल जाएं, लेकिन अगर वो यानी कि 11 साल की उम्र में उसका मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन टेल? कोई सवाल? सर तो मतलब जो ज्यादा अमीर लोग थे वही पहुंचते होंगे ना, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ऐसा ही है, बेहतर एजुकेशन, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दो जस्टिफिकेशन हैं इसकी। पहली जस्टिफिकेशन ये है कि इंटेलिजेंस का ताल्लुक, ये थ्योरिस्ट कहते हैं, कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि इंटेलिजेंस का ताल्लुक आपकी आईक्यू के साथ है, तो दैट्स व्हाई अपर क्लास रिफ्लेक्ट करेगी उसके अंदर, ठीक है। और दूसरे थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि कल्चरल कैपिटल होता था, वो ज्यादा लंबी एजुकेशन को प्रेफर कर सकते थे, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू ग्रामर स्कूल्स। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? कोई सवाल है तो आप मुझे यहां से कर सकते हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं 1970s के अंदर, 1970 एजुकेशन रिफॉर्म्स। अब सीन क्या हुआ कि दुनिया 1970 में दाखिल हो गई। अब मुझे जरा बताइए क्या इकोनॉमिक चेंजेस आएंगी? क्या इकोनॉमिक चेंजेस आएंगी? टर्शियरी सेक्टर आ जाएगा। यार तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? ओके, सिंपल है, इजी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब क्या है 1970 एजुकेशन रिफॉर्म्स, सही। अब देखो मेरी बात सुनो, इस दुनिया में इस टाइम में टर्शियरी सेक्टर आ गया, टर्शियरी सेक्टर आ गया है। अब बेटा मुझे एक छोटी सा सवाल का जवाब दो, बेटा 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 मरियम नाम है, मरियम मुझे एक सवाल का जवाब दो कि तुम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री में चली गई और तुम्हें एक एजुकेशन पॉलिसी क्रिएट करनी है जिसका मेन इकोनॉमिक जो बेनिफिट, जो रीजनिंग है, जो अर्निंग है वो सर्विस सेक्टर के साथ है। कैसी एजुकेशन पॉलिसी क्रिएट करोगी? जल्दी बताओ। दिमाग लगाओ। जी जनाब, दिमाग लगाएं। सर सब्सिडाइज करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की एजुकेशन को, उसके अलावा टैक्सेस लो कर सकते हैं उन लोगों के ऊपर जो इन जॉब्स के अंदर जाते हैं, और जनरली एक ऐसा एजुकेशन। मुझे एक बेसिक एजुकेशन के एग्जांपल है, बेसिक एक फ्रेमवर्क चाहिए। जी सर। बेसिकली चीजें बेचनी है तो मार्केटिंग। सर क्या आगे सवाल सर? सर आप दे दें। चले, आपकी तमाम बातें सही हैं। देखो मेरी बात समझना, मैं टेक्निकल चीज समझाऊंगा। एवरीवन हियर, सर डिवीजन ऑफ लेबर पे बेस नहीं करेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर बेस करेगा। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो होता क्या है सर्विस सेक्टर में, होता क्या है दरअसल एक जेनेरिक एजुकेशन सब लोगों को दी जाती है, एम आई राइट? एक जेनेरिक एजुकेशन सब लोगों को दी जाती है और उसके बाद जो लोग जिस फील्ड में जा रहे होते हैं उनको उसके हवाले से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा ही है जैसे कि लेट्स सपोज तमाम लोगों ने बीकॉम कर लिया, लेट्स सपोज, ठीक है, और कुछ लोग इंश्योरेंस में चले गए, कुछ लोग बैंकिंग में चले गए और कुछ लोग बेसिक अकाउंटेंसी में चले गए, एम आई राइट? उन सब ने बेसिक प्रिंसिपल सेम पढ़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने फील्ड स्पेसिफिक एजुकेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर हासिल करनी। ऐसा ही है? ऐसा होगा? इंश्योरेंस वालों को इंश्योरेंस वाले ट्रेनिंग देंगे, बैंकिंग वालों को बैंकिंग वाले बैंकिंग स्कूल्स ट्रेनिंग देंगे, बैंकिंग कॉलेजेस होते हैं बाकायदा, ठीक है। बेसिक अकाउंटेंसी को सॉफ्टवेयर वाले ट्रेनिंग देंगे, भाई ये सॉफ्टवेयर ऐसे चलेगा, ऐसी बात। यानी कि हमारा मकसद ये होना चाहिए एक जेनेरिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन क्रिएट कर देनी है, ऐसी बात। अब प्रॉब्लम क्या था ट्राइपार्टाइट सिस्टम के अंदर? दो प्रॉब्लम्स थे। एक तो ये क्लास स्ट्रैटिफिकेशन बहुत अर्ली एज में क्रिएट कर रहा था, ऐसी बात है, क्लास स्ट्रैटिफिकेशन बहुत अर्ली एज में क्रिएट कर रहा था। और दूसरा ये लेट ब्लूमर्स को सपोर्ट नहीं करता था। हु आर द लेट ब्लूमर्स?
वो बच्चे जो 17-18 साल की उम्र में ग्रो करना शुरू करते थे। Am I right? अब उनको जब ये सपोर्ट नहीं करता था तो ऑटोमेटिकली एक बच्चा जिसकी कैपेबिलिटी 17-18 साल की उम्र में आगे आ रही है, वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन चूंकि 11+ एग्जाम में वो फेल हो चुका है तो वो सोसाइटी के अपर पार्ट के अंदर स्ट्रैटेजिक पोजीशन के ऊपर वो नहीं पहुंच सकता, या उसके पहुंचने के चांसेस बहुत कम है। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? अब इन्होंने कौन सा सिस्टम लॉन्च किया? इन्होंने सिस्टम लॉन्च किया कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन सिस्टम। This is the type of tertiary sector plan. एग्जैक्टली इनका जो प्लान था टर्शियरी सेक्टर को हिट करने का, ठीक है, यानी कि दे जस्ट वांट टू हिट द टर्शियरी सेक्टर ऑफ द मार्केट। अब कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम क्या चीज थी? एक जेनेरिक टाइप का जेनेरिक एकेडमिक एजुकेशन दी जा रही थी। इसके अंदर देयर इज नो एडमिशन टेस्ट, कोई एडमिशन टेस्ट नहीं था। अच्छा, अब जब एडमिशन टेस्ट नहीं था तो क्या होता था? लिसन एवरीवन हियर, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम भी आई थी सिस्टम के अंदर, सुनिएगा। Actually, you are going to admit any schooling, any comprehensive school on the basis of your area catchment. आप जिस एरिया कैचमेंट में रहते हैं, आप वहां का जो नियरेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है, आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। समझ में आई बात? जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी मसला हुआ था कि मैं चाहता हूं मैं दूसरे एरिया के कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में एडमिशन लूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नीड टू गो टू माई पर्टिकुलर एरिया कैचमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल। सही है? अब क्या हुआ? इस दौर में एक और प्रॉब्लम थी जो नेगेटिव बात थी, एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रामर स्कूल। यानी कि कहा जाता है इस दौर में तकरीबन 264 के करीब ग्रामर स्कूल्स फिर भी एग्जिस्ट करते थे। Am I right? जिनका अपना एडमिशन क्राइटेरिया था। और अब क्या हुआ? अब सोसाइटी में वही क्लासेस सिस्टम क्रिएट हो गया। Initially, they tried to create a classless society, but it was not possible. The working class used to go to the comprehensive school to be the part of the service sector of the society. And if you talk about 264 grammar schools, तो automatically क्या होता था कि उन schools के अंदर admission किसको मिलता था? upper class के बच्चों को admission मिलता था। वही society के अंदर class stratification exist कर रही थी। Any confusion till here? यानी कि initially हमने start किया ट्राइपेटाइड सिस्टम से, देन वी नीड टू गो टू द कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। अब कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो है एक्चुअली एक चीज आएंगी, अभी हम एक थ्योरिस्ट पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं सोशल डेमोक्रेट्स। क्या कहते हैं बेटा? सोशल डेमोक्रेट्स। ठीक है, वो इस सिस्टम के हवाले से उन्होंने बड़ी एग्जांपल दी है कि अब डेवलपमेंट क्यों हुई थी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम की, कि आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी से एक टर्शियरी सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहे थे। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? यहां तक समझ में आई बात? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू, लिसन। दुनिया में 1944 में दुनिया जो ब्रिटेन की दुनिया थी वो एक्चुअली एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम फॉर्मुलेट किया, उनका मकसद ये था कि वो एक ऐसा सिस्टम फॉर्मुलेट करें जो टेक्निकल वर्कफोर्स भी प्रोड्यूस करे, उनके पास क्लरिकल जॉब्स के लिए भी लोग तैयार करें, एम आई राइट, और उनको टॉप नॉच इंडिविजुअल्स भी लाके दे जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन की बैठ सकें और इंडस्ट्रीज को रन कर सकें, एम आई राइट। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्राइपेटाइड सिस्टम को फॉर्मुलेट किया, और वो ट्राइपेटाइड सिस्टम दरअसल क्या चीज़ थी? वो ये चीज़ थी कि 11 साल की उम्र में बच्चे का एग्जाम लेते थे, और एग्जाम लेने के बाद उसका IQ टेस्ट होता था। IQ टेस्ट में या तो बच्चा पास होगा या बच्चा फेल होगा। अगर बच्चा पास हो जाता तो जाता था ग्रामर स्कूल, जहां पर उसको मिलती थी हाई एंड एकेडमिक एजुकेशन, एक कल्चरल कैपिटल मिलता था उसको वहां पर, और उसके बाद जब वो वहां से ग्रेजुएट होता था तो वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी की किसी अपर पोजीशन के ऊपर, रूलिंग पोजीशन पर बैठने के काबिल हो चुका होता। अगर वो फेल हो जाए 11 साल की उम्र में, तो उसके बाद बस दो ऑप्शन होते थे, या तो वो सेकेंडरी स्कूलिंग सिस्टम में चला जाए जहां पर वो एक क्लर्क बनता था, क्योंकि वो वहां पर लो एंड एकेडमिक एजुकेशन मिलती थी, उसको क्लरिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। और या तो वो टेक्निकल स्कूल चला जाता। क्या चला जाता? टेक्निकल स्कूल में क्या सीन होता था कि जहां पर वो टेक्नीशियन बनता था, वही वाली इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली बात जो मैंने कही। अब हमने क्या कहा था? स्टीरियोटाइपिकली हमने कहा था कि एकेडमिक एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है
वोकेशनल एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसकी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो सोसाइटी इस तरह से डिवाइड हो गई। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? फिर दुनिया ने 1970 आया, दुनिया में क्या आया? 1970s के अंदर ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज होती है और उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, एम आई राइट? जिसका मकसद ये था कि सोसाइटी में होने वाली जो आपकी टर्शरी सेक्टर में डेवलपमेंट है उसके लिए वर्कफोर्स तैयार की जा सके, एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसी बात समझ में आती है? टर्शरी सेक्टर के लिए लोग तैयार करने। अब उन्होंने क्या किया, एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया जो एक जेनेरिक एकेडमिक एजुकेशन देता था लोगों को, ताकि वो सर्विस सेक्टर में जाएं और अपनी स्पेशलाइज एजुकेशन वहां पर फर्दर ट्रेनिंग की फॉर्म में हासिल कर लें, एम आई राइट? अब लेकिन उस दुनिया में उस टाइम में अच्छा कोई एडमिशन क्राइटेरिया नहीं था, जैसे पहले 11+ एग्जाम होता था, कोई एडमिशन क्राइटेरिया नहीं था। एनीवन कैन गेट द एडमिशन इन द कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, सही है। और इस दौर में एक और चीज हुई थी, वो ये हुई थी कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स के इस दुनिया में इस टाइम में क्या हो रहा था, थैंक यू सो मच, क्या हो रहा था कि आपके जो सेकेंडरी स्कूल्स थे वो कन्वर्ट हो रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स की डिमांड बढ़ रही थी। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ये मुश्किल है नहीं, आसान है। सही, साइड में कुछ रैपर होते हैं, शुरू हो जाते हैं, दिमाग खराब। अच्छा ओके, छोड़ दो, आ जाओ। यहां तक क्लियर हो गया? कोई मसला यहां तक? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? स्टीरियोटाइप चल रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, अब कहानी को थोड़ा सा चेंज कर, ठीक है। अब दुनिया में क्या हुआ, 1988 एजुकेशन रिफॉर्म्स, दुनिया में 1988 की एजुकेशन रिफॉर्म्स आए। एवरीवन हियर, अब देखो ये 1988 का फिगर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। रशिया ब्रेक हो रहा है, रशिया ब्रेक हो रहा है, दुनिया बायपोलर से यूनिपोलर में कन्वर्ट हो रही है। बायपोलर का मतलब है दुनिया में दो ताकतें थी, दुनिया के दो अब्बू थे, एक मर गया, कौन बचा? कौन बचा है? तुम नहीं, अमेरिका ठीक है। दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअलिटी की इंपॉर्टेंस पे बात हो रही है, इंडिविजुअलिटी की इंपॉर्टेंस पे बात शुरू हो रही है। इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोगों की अपनी चॉइसेस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सही, लोगों की अपनी चॉइसेस, ठीक है। अब यहां पर क्या है, लोगों की अपनी चॉइसेस हैं ट्राइबाइडाइट के अंदर। हालात और वाकयात जिंदगी में मजबूर कर रहे हैं इंसान को, यहां पर भी चॉइसेस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। अब यहां पर क्या किया गया, इस सिस्टम का नाम है मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। क्या नाम है बेटा? मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सही है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो है एक मार्केट की फॉर्म इख्तियार कर लेगा। यानी कि अब समझिएगा, एजुकेशन बिकम अ प्रोडक्ट, एजुकेशन जो है एक प्रोडक्ट बन गई है। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बिकम शॉपर्स, शॉपर्स जो मतलब होता है जो बायर होते हैं, ठीक है। यानी कि बेटा एजुकेशन एक प्रोडक्ट बन गई है, एम आई राइट? सही है। एनीवन कैन बाय एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट, सही है। यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी फॉर्मुलेट करने की कोशिश की जा रही है, सही है। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, सोसाइटी में मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल होंगे, एम आई राइट? और उनका काम क्या होगा, इन मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम में आपने लोगों को इंडिविजुअलिटी की तरफ चांस दे दिया। आपकी मर्जी, आप जो सा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो कर लो। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, गो टू द प्राइवेट स्कूल। बहुत टैलेंटेड हो, गो टू द ग्रामर स्कूल, ठीक है। समझ आई बात? अगर बहुत पक्के क्रिश्चियन या बहुत पक्के मुसलमान हो तो गो टू द फेथ स्कूल, सही है। अम्मा अब्बा आप पर यकीन रखते हैं, गो टू द सिंगल सेक्स स्कूल, दे विल सेंड यू टू द सिंगल सेक्स स्कूल, सही है, सही है। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूं, इफ यू हैव सम टेक्निकल एलिमेंट्स, गो टू द टेक्निकल स्कूल, एम आई राइट?
इफ यू हैव सम एक बेसिक सी एजुकेशन हासिल करना चाहते हो, गो टू द सेकेंडरी और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, सही है। यानी कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। और हम इस दौर के अंदर किसी को जज नहीं करते, स्टीरियोटाइप फॉर्मुलेट नहीं करते। हमने कहा आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो करो, ठीक है। आप एजुकेशन एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, आप जो प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो कर सकते हो। यहां तक समझ में आया? जी सर। सर ये पहले जो दो सिस्टम थे इसमें एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी और इसमें प्राइवेटाइज हो गई। गवर्नमेंट भी अवेलेबल है, प्राइवेट भी अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंस तो वही हुआ ना, ग्रामर स्कूल में जाने वाला अभी भी टॉप वो है। वो मार्केटाइजेशन में तो होता ही है। फिर उसमें और इसमें फाइट करो। देखें मेरी बात सुने, इसके अंदर स्टेट रेगुलेट कर रही होती थी सिस्टम को कि भाई स्टेट आपको डायरेक्शन, यहाँ पर स्टेट ने आपको ओपन ऑप्शन दे दिया। 1970 वाले में और नहीं, इसमें तो बहुत फर्क है ना बेटा। इस दौर के अंदर इतने सिस्टम्स थे ही नहीं जितने इस दौर के अंदर क्रिएट हुए थे। और इसमें भी ये था कि आपके पास या तो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में, हर बंदा कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में जा रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम क्रिएट हो गया। जैसा कि हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स, ग्रामर स्कूल्स, टेक्निकल स्कूल, ठीक है, सेम सेक्स स्कूल, ठीक है जी। इसके अलावा टेक्निकल स्कूल मैंने लिख दिया, अच्छा, फेथ स्कूल्स, यानी कि बहुत सारे स्कूलिंग सिस्टम आपके पास। इसमें भी आ रहा है। क्या कह रहे हो बेटा? क्लास डिफरेंस तो क्रिएट होगा ना बेटा, मार्केटाइजेशन में क्लास डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। तुम लेती हो, तुम बोलती हो मैंने लेना है दीपक परमानी का सूट, एक बंदा बोलता है मैंने तो भाई रेप्लिका पे गुजारा करना है। मार्केट में दोनों दुकानें बराबर बराबर में बैठी हुई, सही है। पोस्ट मॉडर्न का है, पोस्ट मॉडर्न है, exactly. आप पोस्ट मॉडर्निज्म में एंटर हो गए। जी सर। एक क्वेश्चन था जी जी। थोड़ा सा शायद relevant। हाँ। सर आपने कहा भी कंसीडर 1988 एज एन एज ऑफ रेवोल्यूशन। अगर मैं बहुत सिंपल से वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूं दोबारा, तो हमें क्या समझ में आता है कि सबसे पहले एक चीज़ थी आपका 1944 का एजुकेशन एक्ट, ठीक है, जिसके अंदर ट्राइपार्टाइट सिस्टम फॉर्मुलेट किया गया, जिसमें बच्चे का 11+ एग्जाम होता था, या तो पास या तो फेल। इफ़ यू आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम, आप ग्रामर स्कूल में जाएंगे, एम आई राइट? ग्रामर स्कूल में जाने का मतलब क्या है, आपको हाई एंड एकेडमिक एजुकेशन मिलेगी, कल्चरल कैपिटल मिलेगा, एम आई राइट रॉन्ग? ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलता था, अगर फेल हो गए तो आप सेकेंडरी स्कूल जाएंगे, जहां पे आपको लो एंड एकेडमिक एजुकेशन मिलेगा, जिसका एंड रिजल्ट आपके पास क्लरिकल जॉब्स की फॉर्म के अंदर होगा, जिसको उर्दू में मुंशी कहते थे ना उस दौर में, ठीक है, रजिस्टर्स लेके घूमता था वो, ठीक है। उसके बाद या तो फिर वो आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप फिर टेक्निकल स्कूल में चले जाएं कि आप टेक्नीशियन बन जाएंगे उसके बाद, जहाँ पे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक वाइटल रोल प्ले करेंगे, एम आई राइट? मजे की बात यह है, क्लर्क की तनख्वाह और टेक्नीशियन की तनख्वाह बराबर होती थी दोनों, क्योंकि दोनों वर्किंग क्लास का पार्ट है, ठीक है। अगर इस चीज़ के लिए पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि कहानियाँ पढ़ के अंदाजा होगा किस तरह से क्या चीज़ क्रिएट होती है उस दौर के अंदर। फिर उसके बाद ब्रिटेन में 1970 में गवर्नमेंट चेंज होती है और वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम आता है, जिसके अंदर लोगों को एडमिशन टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया। आप अपनी एरिया कैचमेंट के किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। जब आप ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है, तो ताकि आपके पास सर्विस सेक्टर के लिए वर्कफोर्स पैदा की जा सके। अब इस दौर के बाद में 1970 के आखिर तक बहुत सारे सेकेंडरी स्कूल कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन उस दौर में भी ग्रामर स्कूल एग्जिस्ट करते थे। एनी कन्फ्यूजन डले? फिर अगर मैं उसके आगे लेके चलता हूँ, 1988 के एजुकेशन रिफॉर्म्स आए, मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम होती है। उसके अंदर क्या होता है, एजुकेशन को एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स बिकम शॉपर्स एंड दे कैन रूम अराउंड एंड दे कैन बाय व्हाट एवर दे वांट। वो जो प्रोडक्ट बाय करना चाहे वो बाय कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर फेथ स्कूल्स हैं, सेम सेक्स स्कूल्स हैं, ग्रामर स्कूल्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी स्कूल्स हैं, ठीक है, एंड यू कैन बाय व्हाट एवर यू वांट। अब रोल ऑफ द स्टेट क्या है? स्टेट का रोल ये है कि लीग टेबल्स को इशू कराया जाएगा। लीग टेबल्स को जब वो इशू करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, सही है, क्योंकि पेरेंट्स मार्केट सिग्नल्स और लीग टेबल्स की बेसिस पे डिसीजन लिया करते थे। एम आई राइट रॉन्ग? ठीक है। अब ऑनलाइन ये रूल ऑफ स्टेट वाला पार्ट है। ओके जी, यहां तक कोई मसला? आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। कोई सवाल